नमस्कार साथियों, आज की यह कहानी दुष्ट और चरित्रहीन स्त्रियों के ऊपर है। साथियों, यदि आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बंगाल राज्य में एक भद्रशील नाम का राजा रहता था। उसकी एक कन्या थी जो कि बहुत ही खूबसूरत और सुंदर थी, जिसका नाम था चंद्रावती। जब वो विवाह के योग्य हुई तो उसका पिता उसके लिए एक अच्छे वर की तलाश करने लगे, किंतु चंद्रावती ने अपने पिता से कहकर अपने लिए वर प्राप्त करने के लिए एक शर्त रख दी कि जो भी कोई राजकुमार उसके 4 सवालों के सही जवाब देगा और उसके पिता को चौसर के खेल में पराजित कर देगा, वही उसका पति होगा, और जो कोई उसकी शर्त पूरी नहीं कर सकेगा तो राजकुमारी उसे कैद करके अपने यहाँ कारागार में डलवा देगी। राजकुमारी की सुंदरता के दीवाने होकर अब तो बहुत से राजकुमार राजकुमारी चंद्रावती से विवाह करने के लिए आए, लेकिन राजकुमारी के सवालों का जवाब न दे पाने के कारण सारे राजकुमार कैद में डाल दिए गए। राजकुमार आए तो थे विवाह करने के लिए, लेकिन राजकुमारी की कैद में पड़कर चक्की पीसने लगे। उन कैदी राजकुमारों में एक उत्तर का राजकुमार था, जिसका नाम था सुब्रत। वह किसी तरह राजकुमारी की कैद से छूटकर निकल गया और राजकुमारी के प्रेम में पागल होकर जंगलों में दर दर भटकने लगा। भटकते भटकते वह एक दिन राजा विजयसेन के बगीचे में जा पहुंचा। उस दिन राजा विजयसेन भी अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलता हुआ अपने बगीचे में आ गया। राजा विजयसेन ने जब देखा कि एक नौजवान राजकुमार बहुत ही उदास मुद्रा में पेड़ के नीचे शांत बैठा हुआ राजकुमारी चंद्रावती की खूबसूरती को अपनी कविता के माध्यम से बखान कर रहा था, राजा विजयसेन उसकी हालत को देखकर समझ गए कि यह नवयुवक किसी स्त्री के प्रेम में पागल है। वे उसका धैर्य बंधाते हुए उससे पूछने लगे कि हे राजकुमार, तुम्हारी अधीरता का कारण कौन स्त्री है? मुझे बताओ, हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। राजा विजयसेन के पूछने पर राजकुमार सुब्रत ने अपना सारा हाल राजा से कह सुनाया कि बंगाल के एक महाराजा भद्रसेन की रूपवती कन्या चंद्रावती के प्रेम में वो पागल है, और जब तक राजकुमारी चंद्रा उसे नहीं मिलेगी वह ऐसे ही पागल बना फिरता रहेगा। उसने यह भी बताया कि राजकुमारी चंद्रा के यहाँ मेरे जैसे सैकड़ों राजकुमार उनकी कैद में कैद हैं। उन्हीं कैदियों में एक वो भी था जो किसी तरह से वहां से जान बचाकर भाग आया। उस राजकुमारी से विवाह करने जो भी पुरुष जाता है वह उससे 4 प्रश्न पूछती है, और जो उसके इन 4 प्रश्नों के सही जवाब नहीं दे पाता, राजकुमारी चंद्रा उसे कैद कर लेती है। राजकुमार सुब्रत की बात सुनकर राजा विजयसेन कहते हैं कि हे राजकुमार, मैं तुम्हारा दुख दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। साथियों, राजा विजयसेन गुरु गोरखनाथ के पक्के चेले थे। उन्होंने अपने पास एक हीरामन नाम का तोता पाला हुआ था। वो तोता बहुत ही बुद्धिमान और भूत और भविष्य तथा वर्तमान को जानने वाला था। राजा विजयसेन सारे काम उस तोते से पूछकर ही किया करते थे। जब राजा विजयसेन ने राजकुमारी चंद्रा के बारे में उस तोते से पूछा तो तोते ने बताया कि राजकुमार सुब्रत राजकुमारी चंद्रा को भूल जाए, इसी में उनकी भलाई है, वरना राजकुमारी के फंदे में पड़कर उनकी जान तक भी जा सकती है। राजकुमार कहता है कि हे तोते, मेरे प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन एक बार तो मैं राजकुमारी चंद्रा से आलिंगन करके ही रहूंगा, तभी मेरा जीवन सफल होगा। राजकुमार का ऐसा पागलपन देखकर राजा विजयसेन ने तोते से कहा कि हे तोते, यह राजकुमार चंद्रा के वियोग में मर भी सकता है, इसलिए जैसा हो इसकी ये अभिलाषा पूरी करवा दीजिए। और मैंने भी राजकुमार को वचन ये दिया है कि मैं उसे राजकुमारी चंद्रा से जरूर मिलवाऊंगा और उसका दुख दूर करूंगा। इसलिए हे तोता, तुम बंगाल में चले जाओ और राजकुमारी चंद्रा का हाल ले आओ। तब वो तोता कहता है कि हे महाराज, बंगाल प्रांत जादूगर लोगों की नगरी है। यदि उन्होंने अपने जादू से
मुझे पकड़ लिया तो हो सकता है कि मैं वहां से वापस भी ना लौटूं, लेकिन फिर भी तुम्हारा काम करने के लिए मैं बंगाल जा रहा हूं। तुम मेरे पंखों में मोती पिरो दो ताकि मैं राजकुमारी जी का ध्यान अपनी ओर खींच सकूं। साथियों, इस प्रकार से तोते के कहने पर राजा विजयसेन ने तोते के पंखों में कीमती मोती पिरो दिए और बंगाल में उसे भेज दिया। तोता कई दिनों तक उड़ता हुआ आखिरकार बंगाल में जा पहुंचा और वहां राजकुमारी चंद्रावती की दीवार पर जाकर बैठ गया। राजकुमारी चंद्रा की दृष्टि जब उस तोते पर पड़ी तो वह उस तोते की खूबसूरती को देखती ही रह गई। तब तोते ने राजकुमारी से एक सवाल पूछा कि हे मृगनयनी, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम किस कारण से अब तक कुंवारी हो? क्या कोई राजकुमार तुम्हें ब्याहने नहीं आया? तो तोते की ऐसी बातें सुनकर राजकुमारी ने सोचा कि ये तोता जरूर किसी राजा का बेटा है जो कि तोते का रूप बनाकर मेरा भेद लेने आया है। मैं इसे बातों में बहला फुसलाकर इसे कैद कर लेती हूँ। यही सब सोचकर राजकुमारी ने तोते की बात का जवाब देते हुए कहा, हे तोता, ब्याह करना तो मैं भी चाहती हूँ। मेरे पिता ने कई देशों में राजकुमार की तलाश भी की, लेकिन पिछले जन्म में न जाने मैंने कौन से पाप कर्म किए हैं, मुझे वर ही नहीं मिलता है। तब तोता कहता है कि हे मृगनयनी राजकुमारी, यदि आप चाहो तो हमारे एक राजकुमार हैं, वह बहुत ही सुंदर और नौजवान हैं, तुम उनसे विवाह कर लो, तुम्हारी जोड़ी खूब जमेगी। वह राजकुमार रूप, गुण और बल से आपके लायक है। राजकुमारी मीठी मीठी बातों में तोते से कहती है कि हे तोता, यदि ऐसी बात है तो तू मेरा उससे विवाह करवा दे। ले, ये मेरी अंगूठी ले जा और अपने राजा को दे देना। साथियों, तोता जैसे ही अंगूठी लेने के लिए उसके पास पहुंचा तो उसने झट से तोते को पकड़ लिया और तोते को मारने के लिए तुरंत अपने नौकर को इशारा किया और राजकुमारी हाथ में छुरी लेकर तोते को मारने को हुई तो तोता बात बनाकर बोला, हे नादान राजकुमारी, मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? अगर तुम मुझे जीवित रखती हो तो मैं तुझको गुरु गोरखनाथ से सीखी हुई मृत संजीवनी विद्या सिखा दूंगा। आजमाइश करने के लिए तू मुझे मारकर उस विद्या से जीवित कर देना। मृत संजीवनी विद्या सीखने का लालच राजकुमारी के मन में आ गया और कहने लगी, हे तोता, तुम विद्या मुझे अभी सिखा दे तो मैं तुझे अभयदान दे दूंगी। तोता कहता है कि हे राजकुमारी, मैं अपनी विद्या हमेशा एकांत में ही सिखाता हूँ। तुम अपने इन सेवकों को महल से बाहर कर दो और मुझे अपने हाथों से आजाद कर दो। मैं तुम्हारे कान में एक मंत्र फूंकूंगा, उसे ध्यान से याद कर लेना, तुम वह विद्या सीख जाओगी। राजकुमारी चंद्रा भी विद्या सीखने के लालच में तोते की मीठी मीठी बातों में आ गई। उसने अपने सेवकों को भी महल से निकाल दिया और मंत्र बताने के लिए तोते को भी आजाद कर दिया। तोता अपनी चोंच राजकुमारी के कान तक ले गया और उसने राजकुमारी चंद्रा के गाल में अपनी चोंच से ऐसा जोरदार प्रहार किया कि उसके गाल से खून बहने लगा। गुस्से में आकर राजकुमारी चंद्रा ने अपनी दासी से कहकर अपना बाज मंगाया। इतने में तोता वहां से उड़ गया। उड़ते उड़ते कई दिनों के बाद वो राजा विजयसेन के राज्य में लौटकर वापस आया। तोते ने बताया कि महाराज, राजकुमारी चंद्रा जितनी सुंदर है उतनी ही मन की भी मैली है। जैसे तैसे मैं उससे अपने प्राण बचा कर आया हूं। विजयसेन ने सोचा कि चलो जो भी है, मैंने राजकुमार सुब्रत को वचन दिया है, मैं उसे जरूर निभाऊंगा। आगे वह उसे पाकर खुश रहे या दुखी रहे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। इतना कहकर राजा विजयसेन राजकुमारी चंद्रा के यहाँ चल दिया। कुछ दिनों के बाद जब वह बंगाल में पहुंच गए तो उन्होंने राजकुमारी से सवाल पूछने के लिए कहा। राजकुमारी ने राजा विजयसेन को अपनी शर्त सुनाई कि मेरे प्रश्नों के जवाब ना देने पर तुम्हें मेरी शर्त के बारे में पता है। राजा ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हारी शर्त सुनकर ही यहाँ पर आया हूँ, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। तब राजकुमारी राजा विजयसेन से
4 प्रश्न पूछती है। पहला प्रश्न राजकुमारी का यह था कि हे राजन, ध्यान से सुनो, कौन तपस्वी तप करे, कौन नित्य उठकर नहाए, को सब रतन को उगले, को सब रस को खाए। राजा विजयसेन गुरु गोरखनाथ के चेले थे। उन्होंने गुरु गोरखनाथ के नाम का सुमिरन किया और राजकुमारी चंद्रा के इस सवाल का जवाब दिया कि हे राजकुमारी, अपने प्रश्न का उत्तर सुनो। सूर्य तपस्वी तप करे, ब्रह्मा नित उठ नहाए, इंद्र उगले रत्न सब और धरती सब रस खाए। उत्तर सुनकर राजकुमारी संतुष्ट हुई। तब राजकुमारी ने दूसरा प्रश्न किया कि कौन सरोवर पांचवी, कौन पेड़ बिन डाल, कौन पखेरु पंख बिन, कौन मोत बिन काल। तब राजा इस प्रश्न का उत्तर देता है कि हे राजकुमारी, अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर ध्यान से सुनो। नैन सरोवर पांचवी, धर्म मूल बिन डाल, जीव पखेरु पंख बिन, नींद मोत बिन काल। राजा के दूसरे उत्तर से भी राजकुमारी बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई। फिर राजकुमारी ने तीसरा प्रश्न किया कि बरखा बरसी रात में, भीजा सब वन राय, घड़ा न डूबे नीर बिन, पंछी प्यासो जाए। इस प्रश्न का उत्तर राजा ने इस ढंग से दिया कि ओस पड़ी थी रात में, भीगो सब वन राय, घड़ा भरो नहीं ओसते, पंछी प्यासो जाए। तीसरे प्रश्न का उत्तर भी बहुत ही सुंदर था। फिर राजकुमारी ने अपना चौथा प्रश्न इस प्रकार से किया कि नाजुक नार पियासंग सोती, अंग से अंग मिलाए, तब जागे तब जाग के अपने पति को खाए। तब राजा ने इसका उत्तर दिया कि हे राजकुमारी, बात घोली तेल में, नाजुक खूब बढ़ाए, ताके पाछे तेल को सनन सनन खा जाए। राजकुमारी ने एक सवाल और किया कि एक भुजा धारण किए बैठी गद्दी डाल, सब जग बस में कर लियो, नहीं अंग में खाल। राजा कहता है कि हे राजकुमारी, ध्यान से सुनो अपने इस प्रश्न का जवाब। आटा सब जग खात है, पीसे चक्की माए, एक भुजा जाकी बनी, जा में झूठी नाय। राजा के इस तरह से उत्तर देने पर राजकुमारी बहुत ही प्रसन्न हुई। शर्त के अनुसार वह राजकुमारी राजा विजयसेन से विवाह करने के लिए राजी हो गई। राजा भद्रसेन चंद्रावती का विवाह करने के लिए तैयार हो गई। राजा विजयसेन कहते हैं कि हे राजकुमारी, मैंने तुम्हारी ये शर्त अपने लिए पूरी नहीं की है, बल्कि तुम तो मेरे लिए बेटी के समान हो। मैं तुम्हारा विवाह राजकुमार सुब्रत से कराऊंगा, जो तुम्हारे प्रेम में अपना राजपाट छोड़कर जंगलों में पागल की तरह भटक रहा है। मैंने उसे वचन दिया है। साथियों, इस प्रकार राजा विजयसेन ने सुब्रत को बुलवाया और राजकुमारी चंद्रा से उसका विवाह करवा दिया। विवाह कराने के बाद राजा विजयसेन तो अपने नगर लौट आए, लेकिन राजकुमार सुब्रत अपनी रानी चंद्रा के साथ वहीं पर रहने लगे। काफी दिनों तक राजकुमार सुब्रत ससुराल में रहता रहा। एक दिन अपने ससुर से विदा लेकर जहाज पर बैठकर अपने वतन को लौट रहा था, तो रास्ते में भयंकर तूफान आया, जिसके कारण जहाज टूट गया। राजकुमार सुब्रत एक तख्ते पर उछलता डूबता किनारे पर जा पहुंचा। उधर राजकुमारी चंद्रा भी जहाज का एक तख्ता पकड़कर दूसरे किनारे पर जा पहुंची और वो राजकुमार से बिछड़कर भीलों की नगरी में जा पहुंची। भीलों ने उसका सारा माल और जेवर लूटकर उसे छोड़ दिया। राजकुमारी चंद्रा भूखी प्यासी कई दिनों तक जंगल में भटकती रही। उसी जंगल में एक चित्रकेतु नाम का सौदागर था। राजकुमारी चंद्रा को देखकर वो उस पर मुग्ध हो गया। राजकुमारी चंद्रा भी उसकी सुंदरता पर मोहित हो गई। उसे अपने पति का तनिक भी ख्याल नहीं आया। वह उस सौदागर के साथ उसके नगर को चली आई। सौदागर राजकुमारी चंद्रा को लेकर अपने बगीचे के महल में जाकर रहने लगा। उधर राजकुमार सुब्रत अपनी स्त्री को खोजता खोजता कई दिनों के बाद चित्रकेतु के नगर में जा पहुंचा। वहां एक कुएं पर कुछ पनिहारी महिलाएं अपने मुंह से कुछ बातें कर रही थी। उसने सुना कि सौदागर चित्रकेतु समुद्र के किनारे से किसी सुंदर राजकुमारी को लेकर आया है और अपने बगीचे में बने महल में रहता है। अब तो राजकुमार सुब्रत पता लगाता हुआ सौदागर के बगीचे में पहुंच गया, जहां उसकी मुलाकात उसकी पत्नी चंद्रा से होती है। उसने तो सोचा था कि इतने दिनों के बाद मिले हैं
देखेगी तो लिपट कर रोने लगेगी, लेकिन उसने तो सुब्रत को देखते ही मुंह फेर लिया और उसको पहचानने से ही इनकार कर दिया और कहा कि वह यहां से चला जाए, वरना उसका पति आ गया तो उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। अपनी प्राण प्यारी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राजकुमार सुब्रत सन्न रह गया और सोचने लगा कि जिसके लिए वह पागलों की तरह भूखा प्यासा इधर उधर भटकता रहा, वो तो किसी और गैर पुरुष के फंदे में पड़कर उसकी हो चुकी है। सच कहा है किसी ने कि जैसे आग लकड़ियों से नहीं आघाती, समुद्र नदियों से नहीं आघाता, उसी तरह से दुष्ट नारियां पुरुषों से नहीं आघाती। दूसरी बात, ऐसी स्त्रियों के बारे में कहा गया है कि जैसे राजा अपने निकट रहने वाले व्यक्तियों से ही प्रेम करता है, चाहे वह व्यक्ति मूर्ख हो, बुरे परिवार का हो या झूठा हो। जैसे लताएं अपने निकट रहने वाली वस्तुओं से लिपटती है, उसी तरह स्त्रियां संपर्क में रहने वाले व्यक्ति को ही अपना प्रेम प्रदान करती है, चाहे वह व्यक्ति कुरूप हो, दुष्ट हो या फिर मूर्ख हो। तीसरी बात, दुष्ट स्त्रियों के विषय में कही गई है कि अगर एकांत में अचानक कोई कुरूप व्यक्ति चाहने वाला भी मिल जाए तो दुष्ट स्त्रियां उसे सहर्ष स्वीकार कर लेती हैं, परंतु कष्ट सहकर प्राप्त होने वाले अपने रूपवान पति को स्वीकार नहीं करती। चौथी बात, दुष्ट स्त्रियों की एक और खास बात होती है, यदि कोई पुरुष उन पर अत्यधिक आसक्त हो जाता है और वह उनके लिए प्राण त्यागने के लिए भी तत्पर रहता है, तो वह उसके साथ उसी तरह से खेलती है जैसे बच्चे पंखहीन पक्षियों के साथ खेलते हैं। वे उसे ठीक से भाव नहीं देती। पांचवी बात, ऐसी स्त्रियां तभी तक पुरुषों का प्रिय कार्य करती है जब तक उन्हें ये पता नहीं चलता कि यह मुझ पर दिलो जान से आसक्त है। जब उन्हें पुरुष की आसक्ति का पता लग जाता है तो वह उसको उसी तरह बस में रखती है जैसे एक मछुआरा मछलियों को पकड़कर अपने वश में रखता है। साथियों, राजकुमार सुब्रत आज चंद्रा का मोह त्याग कर चुपचाप वहां से लौट गया। साथियों, अब आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि आपको लगता है कि रानी ने सही किया या गलत, तो आप अपनी जो भी राय है कमेंट में लिखना ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।